स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आपके समक्ष हैं और आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल द का प्रयोग। ठीक है, यूज ऑफ द, यानी आज के क्लास में हम पढ़ेंगे द का प्रयोग। ठीक है बेटा, इसके पहले वाले क्लास में हमने पढ़ा था आर्टिकल क्या होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है। हमने कहा था कि इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं ए और एन, जहां पर वस्तु के बारे में निश्चित नहीं हो कि किस वस्तु के बारे में बात करी जा रही है, वहां पर ए और एन का प्रयोग करना है। और जब निश्चित हो जाता है कि हाँ इसी वस्तु के बारे में बात करी जा रही है, तब जाकर वहां पर हम डेफिनिट आर्टिकल यानी द का प्रयोग करते हैं। जैसे बेटा हमने बताया था, आपको फिर से बता रहे हैं एक बार। उदाहरण नंबर 1 को समझते हैं। आई फाउंड ए बैग, मैं एक बैग पाया। निश्चित हो रहा है किस बैग के बारे में बात करी जा रही है, मैं एक बैग पाया। बैग तो कोई भी हो सकता है भाई, कोई निश्चित नहीं है किस बैग के बारे में बात करी जा रही है, इसीलिए यहां पर बैग के साथ ए लगा दिया है। लेकिन यहां देखिए क्या लिखा है, द बैग कंटेन्ड ए कॉइन, बैग में एक सिक्का था। अब आपको निश्चित हो गया कि किस बैग के बारे में बात करी जा रही है, उस बैग के बारे में जिसे उसने पाया। आई फाउंड ए बैग, मैं एक बैग पाया। द बैग कंटेन्ड ए कॉइन, उस बैग में एक सिक्का था। यहां तक फिक्स नहीं हो रहा है कि किस बैग के बारे में बात करी जा रही है, यहां तक निश्चित नहीं हो रहा है। लेकिन यहां निश्चित हो जा रहा है कि उसी बैग में सिक्का था जिसे उसने पाया था। ठीक है, जैसे यह एक कलम है, कोई बात नहीं, निश्चित नहीं है भाई, यह एक कलम है, दिस इज ए पेन। ठीक है, लेकिन यह एक कलम है जिसे मेरे पापा ने मुझे पुरस्कार में दिया था या उपहार में दिया था। तो अब कहेंगे दिस इज द पेन, वहां पे दिस इज ए पेन नहीं कहेंगे, दिस इज द पेन कहेंगे। ठीक, जैसे हम पीछे भी उदाहरण लिए थे, किसी बाट ए पेन, वह एक कलम खरीदी। द पेन इज वेरी ब्यूटीफुल, द पेन इज वेरी ब्यूटीफुल। अब यहां पे मतलब समझिए, सी बाट ए पेन, वह एक कलम खरीदी। भाई कलम तो कलम होता है, निश्चित नहीं है किस कलम को खरीदी, कोई भी कलम खरीद सकती है। सी बाट ए पेन, वह एक कलम खरीदी। लेकिन आगे जब कहा गया द पेन इज वेरी ब्यूटीफुल, वह कलम बहुत सुंदर है, तो कौन सा कलम सुंदर है, फिक्स हो गया, वही कलम जिसे उसने खरीदा था। निश्चित हो गया किस कलम के बारे में कहा जा रहा है, वो सुंदर है, जिसको उसने खरीदा। अब कलम फिक्स हो गया, और जहां कलम फिक्स हो जाएगा वहीं पर हम द का प्रयोग करेंगे। जहां पर वस्तु निश्चित हो जाएगी वहीं पर हम द का प्रयोग करेंगे, और इसीलिए द को कहा जाता है डेफिनेट आर्टिकल। अगर इस सेंस को समझ पाएंगे ना बेटा, जो मैं आपको मेहनत से परिश्रम से समझाना चाहता हूं, तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। द को लिए इतना नियम आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। जब इस सेंस को समझ जाओगे कि जहां निश्चित हो जाता है कि हाँ इसी के बारे में बात किया जा रहा है, वहीं पर हम द का प्रयोग कर देते हैं। अब आइए देखिए, बहुत सारे कंडीशन लिखे गए हैं, इसको पढ़ना ही पड़ेगा। पहला है पूर्व निर्धारित वस्तु के लिए, ऐसी वस्तु के लिए जो निर्धारित हो, हाँ इसी के बारे में बात करी जा रही है, उसके लिए द का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पर पहला वाला उदाहरण, आई फाउंड ए बैग, मैं एक बैग पाया। द बैग कंटेन ए कॉइन, उस बैग में एक सिक्का था। तो बैग एक पाया था, वो एक पूर्व निर्धारित था, और उसी बैग में सिक्का था। तो यहाँ पे जब निश्चित हो गया कि उसी बैग के बारे में बात करी जा रही है, तो उसके आगे हमने द लगा दिया। यानी पूर्व निर्धारित वस्तु के लिए हम द का प्रयोग कर सकते हैं। या यूं ही जो मैं पहले बताया यार, उसको समझो, निश्चित है इसी के बारे में बात करी जा रही है, वहीं पर आपको द का प्रयोग करना है। दूसरा कहता है कंपैरिजन के लिए, तुलना करना हो किन्हीं दो लोगों में, दो वस्तुओं में, या कोई भी दो वस्तु हैं, दो लोग हैं, उनमें तुलना अगर करना है, कंपैरिजन करना है, तब हम द का प्रयोग करते हैं। और किसके साथ, कंपैरेटिव डिग्री के साथ। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब आप समझते हो, डिग्री 3 प्रकार की होती है ना बेटा, तो उसमें एक डिग्री होता है कंपैरेटिव और एक सुपरलेटिव होता है। कंपैरेटिव का मतलब जैसे बिग का कंपैरेटिव डिग्री बिगर होता है, बिग माने बड़ा, बिगर माने उससे बड़ा, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। तो दो लोगों की तुलना अगर करनी हो, कंपैरिजन करना हो, और
कंपैरेटिव डिग्री वहां पर प्रयोग की जा रही है तो वहां पर द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ही इज स्ट्रांगर ऑफ द टू, वह उन दोनों में मजबूत है। ही इज स्ट्रांगर, स्ट्रांगर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। ही इज स्ट्रांगर ऑफ द टू, वह उन दोनों में मजबूत है। ही इज स्ट्रांगर ऑफ द टू। अब देखिए यहां पर दो लोगों में तुलना करी जा रही है कंपैरेटिव डिग्री के साथ, तो इसीलिए हमें यहाँ पे द का प्रयोग हमको करना पड़ेगा। अगला आता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले। जैसे सुपरलेटिव डिग्री का क्या होता है? जैसे स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ये सुपरलेटिव है। बिग, बिगर, बिगेस्ट, बिगेस्ट सुपरलेटिव है। ठीक है, तो यहां पर देखिए कह रहा ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, गुड, बेटर, बेस्ट, ही इज द बेस्ट। अब देखिए बेस्ट के पहले द लगाया गया, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। ही इज द बेस्ट रनर, वह सबसे बेहतर धावक है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका प्रयोग किया जाएगा? द का। आगे देखिए कहता है एक जाति के लिए, ये बात आप जरूर समझिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट। एक जाति के लिए, एक जाति के लिए मतलब आपको नाउन में पढ़ाया गया बेटा, एक था कॉमन नाउन, एक था प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा और कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो जब एक पूरी जाति का बोध जिस शब्द से होता है उसके पहले आपको द का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कहा जाए कुत्ता, तो कुत्ता तो पूरे कुत्ते, सारे कुत्ते उसमें आ गए ना। कुत्ता रात में भौंकता है, तो एक कुत्ते के लिए थोड़ी कहा जा रहा है, उसमें तो कुत्ते की पूरी जाति को कहा जा रहा है कुत्ता रात में भौंकता है। तो जहां पे पूरी जाति की बात करी जा रही है, एक ऐसा शब्द जिससे पूरी जाति का ही बोध हो जाता है, उसके पहले आपको द का प्रयोग करना होगा। हमारी बात समझ पा रहे हैं बेटा? जब ऐसे शब्द हो जिससे पूरी जातीय का बोध हो जाए, जैसे कहा जाए काऊ, तो काऊ का मतलब सारी गाय आ गई, बुफैलो पूरी भैंस आ गई, टाइगर पूरे बाघ आ गए, लायन पूरे चीता आ गए, तो ये पूरी जाति का बोध कराते हैं सारे शब्द। टाइगर कहा जाता है, एक टाइगर को टाइगर थोड़ी कहा जाता है, उसमें सारे टाइगर आते हैं। मंकी बोला जाता है तो सारे मंकी आ गए, लायन बोला जाता है तो सारे लायन आ गए। तो ऐसे शब्द जिनसे पूरी जाति का बोध होता है ना, उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है, और इसको आप सबसे पहले याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया है बेटा, द टाइगर इज डेंजरस एनिमल। जो टाइगर यानी बाघ होते हैं ना, वो डेंजरस एनिमल होते हैं, यानी कि खतरनाक जानवर होते हैं। तो टाइगर से किसका बोध हुआ? पूरी जाति का बोध हुआ। अब समझ गए होंगे ना, डाक के पहले द लगेगा, गोट के पहले द लगेगा, काऊ के पहले द लगेगा, डियर के पहले द लगेगा, किसी भी रैबिट के पहले द लगेगा। कोई भी ऐसे शब्द जिससे पूरी जाति का बोध होता है उसके पहले आपको द लगाना है। ठीक बात। आगे बढ़ते हैं धार्मिक ग्रंथ के पहले। अब ये तो भाई आपको पहले ही जानना चाहिए कि धार्मिक ग्रंथ के पहले द लगाना है। मतलब जैसे गीता है, रामायण है, कुरान है, बाइबल है, ये सब क्या है? हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं। ठीक है, इनके पहले हमको क्या लगाना है बेटा? द। जैसे यहाँ पे लगा के मैंने दिया भी है, द रामायण इज सेक्रेड बुक। रामायण क्या है? एक पवित्र किताब है। ये बात समझिए बेटा कि द का प्रयोग अगर नियम में पढ़ेंगे तो बहुत कठिन लगेगा। हम इसको बहुत ही सरल रूप में तोड़कर आपके सामने लाए हैं। ये सारी कुछ बातें हैं जिनको आप याद कर लोगे ना, तो द का प्रयोग में कभी मिस्टेक नहीं होगा। और सबसे पहले तो हमारी जो पहली वाली बात, जब निश्चित हो कि फलाने के बारे में बात करी जा रही है, तब वहां पे द का प्रयोग होता है। यहां पर देखिए द चेयर, अब कहता है पद के पहले, पद का पहले, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गया एक पद हो गया, चेयरमैन हो गया पद हो गया। ठीक है, कोई भी इस तरीके का पद आप समझ सकते होंगे, जैसे कि प्रधान का पद होता है, चेयरमैन का पद होता है, एसडीएम का पद होता है, इस तरीके के कुछ पद होते हैं ना बेटा। तो यहाँ पे कुछ पद के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द चेयरमैन विल डिसाइडेड द मैटर, यानी कि चेयरमैन जो है वो उस मैटर का निपटारा करेंगे, तो पद के पहले हमको द लगाना है। और आगे कहता है शरीर के अंग के पहले द लगाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शरीर के अंग के पहले। शरीर का अंग तो आप समझ ही रहे होंगे, हाथ, पैर, मुंह, आंख, ये सब शरीर के अंग हैं। जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण हमने दिया है, राम हिट हिम, राम उसे मारा इन द हेड, मतलब उसके सर में। राम उसके सर में उसे मारा। बात समझ में आया? तो सर में के पहले हम क्या लगाए? द। इन द हेड, द फिंगर, द माउथ, इन द आईज। ऐसे किसी भी शरीर के अंग के पहले हमको किसका यूज करना रहेगा? द का प्रयोग करना रहेगा।
इसको आप नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं मजा आ रहा होगा आपको द का प्रयोग पढ़ने में। द का प्रयोग बहुत क्लिष्ट है, अगर मैं सारे नियम लिखूं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसको मैं सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, नोट कर लीजिए बेटा इसको। हाँ देखिए बेटा, इसके अलावा कुछ और कंडीशन है जहां पर हम द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है जॉब एवं प्रोफेशन से पूर्व, जॉब हो या आपका कोई प्रोफेशन है उसके पूर्व अगर प्रोफेशन को बताना है तो उसके पहले आपको द का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, ही लाइक्स द बैंकिंग प्रोफेशन। ठीक है, अब ये देखिए एक प्रोफेशन है बैंकिंग प्रोफेशन, ही लाइक द बैंकिंग, यानी किसी भी प्रोफेशन के पहले या किसी भी जॉब के पहले आपको द का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बात यार सारी बातें वहीं पे खत्म होती है ना कि जब कोई निश्चित तथ्य के लिए बात करी जाएगी ना तो द का प्रयोग ही किया जाएगा। अब यहाँ पे निश्चित कर दिया रहा है, ही लाइक्स, वो पसंद करती है किसे, एक निश्चित तथ्य है बैंकिंग प्रोफेशन को, तो निश्चित हो गया, उसके पहले द लगा देना है। तो मैंने क्या कहा था कि अगर ये एक सेंस समझ लोगे तो सब समझ में आ जाएगा, बाकी वैसे तो आपको याद तो करना पड़ेगा। अशोका द ग्रेट, नेपोलियन द वॉरियर। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर नाउन की विशेषता के लिए। अब देखिए प्रॉपर नाउन अशोका, भाई जब किसी व्यक्ति के बारे में निश्चित तौर पे बात करी जाती है कि इसी व्यक्ति के लिए, जैसे कोई भी व्यक्ति के बारे में अगर निश्चित तौर पे बात करी जाती है कि हाँ इसी खास व्यक्ति की बात हो रही है तो वहां पे होता है प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने कहा था कि अगर कहा जाए डॉग, कुत्ता, तो वो आपका कॉमन नाउन हो जाता है, लेकिन अगर बात करी जाए डॉगी तो डॉगी एक खास कुत्ते का नाम है, वहां पे वो प्रॉपर नाउन हो जाता है, यानी किसी का भी नाम प्रॉपर होता है। तो यहाँ अशोका एक राजा का नाम है तो वो प्रॉपर नाउन है, और इसकी विशेषता बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, द का। जैसे कहा जा रहा है अशोका द ग्रेट, अशोका महान, यानी कि अशोका का विशेषता बता रहा है कि वो महान था, अशोका द ग्रेट। उसी के तरीके से नेपोलियन द वॉरियर, नेपोलियन एक योद्धा। तो नेपोलियन की विशेषता बताने के लिए हम द का प्रयोग करते हैं विशेषण के पहले, ग्रेट के पहले, वॉरियर के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। यहां पर देखिए आगे कहता है जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के रूप में हो। एडजेक्टिव आप पढ़े होंगे जो विशेषता बताता है नाउन या प्रोनाउन की, धनी, अमीर, गरीब, लालची, चोर, बेईमान, ये सब क्या है, ये सब हम कह सकते हैं बेटा विशेषण है। लेकिन जब विशेषण का प्रयोग नाउन की तरह से होने लगे तब भी द का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ लिखा द रिच शुड हेल्प द पुअर, गरीबों को अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो द रिच, रिच क्या है, एक एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की तरह यूज करा जा रहा है, या यूं कहें तो नाउन की तरह यूज हो रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। द रिच शुड हेल्प द पुअर। तो यहां पर रिच का प्रयोग कैसे हो रहा है, विशेषता बताने के लिए नहीं किया जा रहा है, रिच का प्रयोग एक सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है, एक नाउन के रूप में हो रहा है। तो इसके पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा, द। यहां भी विशेषता बताने के लिए पुअर का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट के रूप में पुअर का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पर इसके पहले क्या लगाना होगा, द। तो वही कह रहा है जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के रूप में किया जाए, एक संज्ञा की तरह से किया जाए, तो उसके पहले द लगाया जाता है। सीधी सी बात वही हमारी फिर आएगी, जब निश्चित तथ्य के बारे में बात करी जाएगी ना तो द ही लगेगा। आगे देखते हैं द इंडियन क्रिकेट टीम। देखिए यहाँ पे कह रहा है नेशनलिटी को बताने के लिए, जैसे कि इंडियन क्या है, भारतीय, एक नेशनलिटी है, राष्ट्रीयता है। जैसे इंडियन हो गए, इंग्लिश हो गए, फ्रेंच हो गए, अमेरिकन हो गए, ठीक है। तो जब किसी की नेशनलिटी बताने के लिए जिस शब्द का यूज होता है उस शब्द के पहले भी हम किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। जैसे द इंडियन क्रिकेट टीम हैज वॉन द मैच। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। आप वैसे भी हमारी केवल एक बात याद रखिए कि जब कोई निश्चित तथ्य के बारे में बात करनी होगी या उस वस्तु के बारे में जो निश्चित है उसके बारे में कुछ कहना होगा तो वहां पर हम द का प्रयोग करते हैं। ये हम कब से आपको बताते आ रहे हैं। अब आइए पढ़ते हैं द का प्रयोग कहाँ नहीं करना चाहिए, इसको नोट कर लीजिए। हाँ देखिए बेटा, तो हमको अब ये समझना है कि हम ये समझे कि द का प्रयोग कहाँ करना चाहिए। ठीक है, हमने बहुत सारे कंडीशन बताए, वहां पर द का प्रयोग आप कर सकते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि कहाँ द का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए।
तो जैसे सबसे पहला कंडीशन आता है किसी कंट्री के नाम के आगे, किसी कंट्री के नाम के आगे हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे अगर आपको इंडिया लिखना है, इंडिया, तो यहां पे आप द इंडिया नहीं लिख सकते, ठीक है। द किसी भी कंट्री के नाम के आगे आप द का प्रयोग नहीं कर सकते, याद रखिएगा। बातें समझ में आ रही है ना बेटा? किसी भी कंट्री के नाम के आगे आप द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दूसरा हमारा कंडीशन आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब भाषा, जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इसके पहले आप द का प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकता हिंदी इज माय फेवरेट लैंग्वेज, ऐसा नहीं बोल सकते आप। हिंदी इज माय फेवरेट लैंग्वेज बोल सकते हो, लेकिन द हिंदी नहीं बोल सकते हो। तो किसी भी लैंग्वेज के आगे, ठीक है बेटा, किसी भी लैंग्वेज के आगे आप द का प्रयोग मत करिएगा। तीसरा आता है किसी नेम के आगे, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन, सोहन, इसके आगे आप द का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे द राम, द सीता नहीं लिख सकते आप। हमारी बात समझ गए ना? तो किसी भी नेम के आगे आप द नहीं लगा सकते। आगे है किसी शहर के नाम के आगे, जैसे सिटी का नेम हो, इसके आगे आप द नहीं लगा सकते। किसी शहर के नाम के आगे आप द नहीं लगा, जैसे द गोरखपुर, द कलकत्ता, द मुंबई, ऐसा आप नहीं बोल सकते, ठीक है। तो आपने इतनी कंडीशन देख लिया, कंट्री के आगे आपको द नहीं लगाना है, लैंग्वेज के आगे नहीं लगाना है, नाम के आगे नहीं लगाना है, सिटी के आगे नहीं लगाना है। इसके साथ अगर गली का नाम हो, किसी गली का नाम, जैसे शहरों में गली का नाम होता है ना, तो गली के नाम के आगे भी हम द नहीं लगाते हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछ देगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा रहेगा द USA, ठीक है, और द चाइना, इसमें कौन सही है कौन गलत है? इसमें क्या ये दोनों सही हैं या इसमें से कोई एक सही है? द USA, द चाइना, तो आप इस पर सही का निशान लगाइएगा, ये गलत है। किसी देश के नाम के आगे आप द नहीं लगा सकते। तो आप कहेंगे सर जी USA तो भी एक देश का नाम है। बिल्कुल नहीं है नाम बेटा, ये कई देशों का एक ग्रुप है, एक समूह है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसको एक देश को नहीं कहा जा सकता है। अमेरिका के आगे हम द नहीं लगा सकते हैं, लेकिन USA के आगे लगा सकते हैं, क्योंकि वो एक देश का समूह, एक संगठन का नाम है। तो उम्मीद करते हैं बेटा द का प्रयोग आपको मस्त समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं दिक्कतें आती हैं तो आप इसको वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज करके आप इसको जरूर देखिएगा और द का प्रयोग सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आज के बाद आप द का प्रयोग गलत नहीं करेंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड डे टू यू।